स्वागत दोस्तों, आपका चैनल के सदा के सामने मोदी पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज कांग्रेस पार्टी के एक से बढ़कर एक बड़े नेता पहुंचे हैं बिहार। बताएंगे कैसे अचानक से बिहार में लगने लगा है जोरदार तरीके का जमावड़ा। दोस्तों क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आ चुकी है बिहार? डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों, बताएंगे किस तरीके से होने वाला है कांग्रेस पार्टी का पहली बार यह ऐतिहासिक बैठक और बिहार से कैसे पूरे देश में गेम पलट सकती है कांग्रेस पार्टी। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर CWC की बैठक से पहले नीतीश कुमार के करीबी नेता ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। दोस्तों डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लोगों ने घेरना शुरू कर दिया है दोस्तों, और बीजेपी और एनडीए गठबंधन के विधायकों से बहस करने लगी है जनता। इसी के साथ में बताएंगे कौन से बिहार के नेता को 200 करोड़ का मानहानि का नोटिस थमाया गया है दोस्तों। इसी के साथ में तेज प्रताप यादव ने चिराग पासवान को दिया है खुला चैलेंज, और बताएंगे कैसे नीतीश कुमार की सभा में जोरदार तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी हुई है दोस्तों, और माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में अब नीतीश कुमार को टाटा अलविदा बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है और बिहार में बदलाव होकर रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारत के इतिहास में पहली बार कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज बिहार में होने जा रही है दोस्तों। बीते दिन कांग्रेस पार्टी के एक से बढ़कर एक नेताओं का हवाई जहाज पटना एयरपोर्ट पर उतरता दिखाई दिया दोस्तों। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर पार्टी की ओर से एक नेताओं के स्वागत के लिए भारी भीड़ कार्यकर्ताओं की देखी जा रही थी दोस्तों। सुबह से ही हलचलें मची हुई थी, जहां पर सबसे पहले DK शिव कुमार कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री पहुंचते हैं दोस्तों। उनके बाद KC वेणुगोपाल भी पटना पहुंच जाते हैं, ताकि संगठन ने किस तरीके की तैयारी CWC को लेकर की है दोस्तों, इस बारे में डिटेल में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। इसके बाद अलका लांबा के साथ शाम होते होते मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के साथ में दिल्ली पहुंचते हैं दोस्तों, जहां पर KC वेणुगोपाल और तमाम वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं दोस्तों। इसके बाद पवन खेड़ा से लेकर सैयद नासिर हुसैन जो राज्यसभा के सांसद है दोस्तों, उनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। इसके बाद उदय भानु चिप भी मौजूद रहते हैं कांग्रेस पार्टी के महासचिव के साथ में। सभी लोग उस स्थल का दौरा करते हैं दोस्तों, जहां पर आज कांग्रेस पार्टी की बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सुप्रिया श्रीनेट समेत तमाम नेता मौजूद है दोस्तों। CWC में कांग्रेस पार्टी के लगभग 39 सदस्य हैं दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी भी है, और ये सारे के सारे नेता धीरे धीरे करके बिहार की ओर रवाना होने लगे हैं दोस्तों। यानी आज बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है जहां बिहार में कांग्रेस पार्टी CWC की बैठक करने जा रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि यह साफ संकेत है कि कांग्रेस पार्टी बिहार को लेकर आर पार के मूड में है, और इस बार बिहार में कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभरेगी, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हुजूम बिहार में देखने को मिल रहा है दोस्तों, और दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड का काम तमाम करने में लग गई है कांग्रेस पार्टी। बड़ी जानकारी है, जहां पर CWC की बैठक से पहले नीतीश कुमार को तगड़ा झटका देते हुए नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता हासिल कर ली है दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व मंत्री के द्वारा त्याग पत्र दिया गया नीतीश कुमार को, और इसके बाद उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के दफ्तर में अपना इस्तीफा सौंप दिया दोस्तों, और वो कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रभारी कृष्णा लवरू के साथ में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हासिल करते दिखाई दिए दोस्तों। ऐसे में कुल मिलाकर एक बात स्पष्ट है कि जनता दल यूनाइटेड के एक के बाद एक कई सारे नेता कांग्रेस पार्टी की ओर जा रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राज्य के महासचिव मई 2025 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे शंभू पटेल, फिर विनोद कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड के पूर्व MLC जुलाई 2025 में समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। राजेश कुमार JDU के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व राज्य महासचिव सितंबर 2025 कुछ दिन पहले ही बेगूसराय के सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए दोस्तों। तो ये लगातार देखने को मिल रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि अभी तो जनता दल यूनाइटेड खाली होना शुरू हुई है, कांग्रेस पार्टी जब पूरा मैदान में उतरेगी तो हो सकता है कि JDU पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर शिफ्ट ना हो जाए दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार की तबियत खराब होने और जिस तरीके का माहौल नीतीश के खिलाफ JDU के खिलाफ बनता जा रहा है बिहार के अंदर, कहीं ना कहीं और कई सारे नेता जनता दल यूनाइटेड छोड़कर कांग्रेस पार्टी का रुख करेंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एनडीए गठबंधन वालों के दांत खट्टे कर रखे हैं लोगों ने। दरअसल हुआ ये दोस्तों की बिहार विधानसभा चुनाव के दस्तक के साथ ही जनप्रतिनिधि अपने चुनावी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं दोस्तों, और इस दौरान उन्हें समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ी जानकारी जो एनडीए के स्थानीय विधायकों को लेकर है दोस्तों। आपको बता दें कि ताजा बड़ी खबर कटिहार से जुड़ा हुआ है, जहां पर विधायक और जनता के बीच में तू मैमे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है दोस्तों। प्राणपुर विधानसभा से अमर सिंह चौक की खबर सामने आई है दोस्तों, जहां पर प्राणपुर विधानसभा का स्थानीय व्यक्ति और बीजेपी के विधायक निशा सिंह से राजवंशी समाज ने जोरदार तरीके से नाराजगी जताई है दोस्तों, और उनके कामों का हिसाब
मांगा है। विधायक का अंदाज वायरल हो गया। आपको बता दें कि जवाब में विधायक मैडम तल्ख अंदाज में उस व्यक्ति पर नाराज हो गई जिसने सवाल पूछा था दोस्तों, और समस्या के समाधान की मांग की गई थी। अब इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों, तो फालतू का दावा कर रही है कि वीडियो एडिट करके वायरल कराया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से सवाल पूछा जा रहा है तो वो भड़क क्यों रही है? वीडियो एडिटेड बताकर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश वो बेशक कर रहे, लेकिन जनता उनको माफ करती दिखाई दे नहीं रही दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर सवाल और ज्यादा कठिन होंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ ही लोग सवाल पूछ रहे हैं। अभी तो हर गली मोहल्ले में जहां जहां वो जाएंगी वहां वहां सवाल पूछा जाएगा। और 20 साल से चल रही एनडीए सरकार के कारण लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा हुआ है दोस्तों कि एनडीए वाले जाकर लोगों से फिर वोट की अपील कर रहे हैं, जबकि ये नहीं बता रहे कि 20 साल तक लगातार उनका राज था तो उन्होंने क्या कर दिया और बिहार की स्थिति को और ज्यादा बदहाल कर दिया और अब फिर से वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस जारी किया है दोस्तों। पीके ने 3 दिन पहले अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की जमीन खरीदने का आरोप लगाया था। इस मामले में अशोक चौधरी ने बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा दोस्तों। उन्होंने नोटिस में कहा कि प्रशांत किशोर की ओर से लगाए गए आरोप भ्रामक और उनकी घबराहट और बौखलाहट का परिणाम है। यानी जो आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं दोस्तों, उस पर जवाब देने की जगह मानहानि का नोटिस थमाया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि मंत्री के ऊपर पूरे परिवार के माध्यम से 200 करोड़ रुपए के लेन देन हेर फेर का आरोप लगा है तो उनको जवाब देना चाहिए। सबूत का जवाब तो सबूत ही होता है, भाषणबाजी से काम नहीं चलने वाला है। अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल सही बात है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके इतर अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तो भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हर जगह धीरे धीरे करके बिहार में जनता का आक्रोश सबके सामने आने लगा है। भोजपुर जिले के गढ़हनी नगर पंचायत के आदर्श नगर मोहल्ले में मंगलवार को ग्रामीणों ने जर्जर सड़क को लेकर जोरदार तरीके से विरोध किया। पानी कीचड़ की समस्या को लेकर विरोध करते हुए लोगों ने कहा कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, ये हमारा नारा एकदम क्लियर कट है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शहरी विकास मंत्री के साथ साथ नगर पंचायत गढ़हनी के कार्यपालक पदाधिकारी, मेयर और वार्ड पार्षद के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की दोस्तों। ग्रामीणों का कहना है कि गढ़हनी स्टेडियम जाने वाली सड़क की हालत जर्जर हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं। बारिश के समय सड़क पर कीचड़ जमा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद शहरी विकास मंत्री ना तो इस पर ध्यान देने को तैयार है, ना ही स्थानीय विधायक इस पर कुछ काम करने को तैयार है। पूरी तरीके से जनता को नर्क में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसके बाद आकर वोट की अपील एनडीए वाले करते हैं तो इनको इस बार बिल्कुल भी वोट नहीं मिलेगा अगर इन्होंने सड़क बनाकर नहीं दिया। यानी नारा एकदम स्पष्ट है, रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल सही नारा इन्होंने दिया है दोस्तों, और इसी तरीके से लोगों को खुलकर विरोध करना चाहिए। अगर उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ और उसके बाद तथाकथित जनप्रतिनिधि आकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं तो वोट की अपील को ठुकराकर सिंपल सा नारा देना चाहिए, रोड नहीं तो वोट नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार पॉलिटिक्स को लेकर एक और खबर ये दोस्तों सामने आई है, जहां पर तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि लोक जनशक्ति पार्टी आर यानी एलजेपी आर रामविलास पासवान के बारे में आपकी क्या राय है। तो वो कहते हैं कि चिराग पासवान बार बार कोई ना कोई बयान मीडिया में देते रहते हैं। अगर उनमें वाकई हिम्मत है तो वो अकेले दम पर चुनाव लड़के दिखाए। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के सहारे चुनाव कब तक लड़ेंगे? अगर हिम्मत है, हौसला है, मानते हैं 243 सीटों पर उनका दबदबा है तो मैदान में उतरे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बात एकदम सही बोल रहे तेज प्रताप यादव तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन बिहार के बेतिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम संवाद के दौरान कार्यकर्ता संवाद के दौरान जमकर हंगामा हुआ दोस्तों। उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। पशु मैत्री और टीका कर्मियों की ओर से विरोध करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के बाहर जोरदार तरीके से नारेबाजी की गई दोस्तों। वो अपनी मांगों को लेकर आवेदन देना चाहते थे लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया और लोगों ने कहा कि हम सुबह से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए खड़े थे, वो आए और सीधा अंदर चले गए। वीआईपी लोगों को टिकट लेकर अंदर एंट्री देने दी जा रही है। यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और एनडीए के कार्यकर्ताओं के मिलन समारोह के दौरान कुछ लोग गए थे दोस्तों, यानी स्थानीय स्तर के लोग अपनी बात को कहने के लिए गए थे तो एंट्री नहीं मिली। इसके बाद नीतीश कुमार के खिलाफ बाहर ही जोर जोर से नारे लगाए गए दोस्तों। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके के विरोध से बचा जाए, लेकिन सवाल घूम फिर कर यही है कि कितना बचेंगे। विरोध आज नहीं तो कल झेलना ही पड़ेगा। माहौल पूरे देश भर का उसी तरीके का है, बिहार का भी उसी तरीके का है दोस्तों। एनडीए को लेकर एक जबरदस्त नाराजगी है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि बदलाव तो होकर रहेगा, परिवर्तन होकर रहेगा तो लिखेगा जरूर। और चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर जहानाबाद की सांसद लवली आनंद ने विपक्ष को भूरा बाल वाले मामले को लेकर निशाने पर लिया है दोस्तों। उन्होंने अपने पति और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बयान का समर्थन किया है। बता दें कि आनंद मोहन ने कहा था कि इस बार भूरा बाल तय करेगा कि राज्य के सिंहासन पर कौन बैठेगा। लवली आनंद ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि भूरा बाल साफ करने की जो बात करते हैं वो पूरी तरीके से गलत है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के द्वारा मंत्री अशोक चौधरी पर लगाए गए 200 करोड़ के जमीन घोटाले के आरोप को लेकर भी उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी को इस पूरे मामले पर
जवाब देना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों इस मामले पर लवली आनंद जो जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी हुई है उनके द्वारा अशोक चौधरी पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो जवाब दे। इस जवाब का क्या असर होगा, जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर आजादी के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने तैयारी के लिए हर जगह पर कांग्रेस पार्टी के झंडे ही झंडे लगा दिए हैं। दोस्तों तस्वीरें काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, लेकिन कई जगह पर झंडे और पोस्टर उतार दिए गए। यानी एनडीए गठबंधन की सरकार है दोस्तों, नगर निगम भी उनके कंट्रोल में है, तो नगर निगम वालों ने पोस्टर हटवा दिया, झंडे हटवा दिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक का असर बहुत हद तक बिहार की राजधानी पटना में देखा जा रहा है। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के मामले को लेकर ईडी के द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब देने के लिए मंगलवार बीते दिन कोर्ट के सामने पेश हुए। दोस्तों आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने इस खिलाड़ी से पूछताछ की है और धन शोधन निरोधक अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बयान दर्ज करवाया गया है। कई सारे प्रभावशाली लोगों को नोटिस भेजा गया है। दोस्तों ईडी के द्वारा ये जो नोटिस भेजा गया है इस पर कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही रहता है कि ईडी के लोग इस तरीके के नोटिस उन लोगों को क्यों नहीं भेजते जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या कभी ऐसे क्रिकेटरों को भी नोटिस भेजा जाएगा जो बीजेपी से जुड़े हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह ने जोरदार तरीके से अपनी ही पार्टी के अंदर भीतर घात करना शुरू कर दिया है। दोस्तों यूं कहे तो पार्टी के अंदर आपसी बवाल को बढ़ाने वाला बयान दे दिया है। दोस्तों आरके सिंह ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान कहा कि प्रशांत किशोर के द्वारा हत्या और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप एक तो सम्राट चौधरी के ऊपर लगाया गया और एक दिलीप जायसवाल के ऊपर लगाया गया। इन दोनों लोगों को भ्रष्टाचार से जुड़े मामले पर और हत्या के लगे आरोप पर जवाब देना चाहिए। यानी बीजेपी के अंदर से ये आवाज उठ रही है कि प्रशांत किशोर के द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब इनको देना चाहिए। यानी बीजेपी सोच रही थी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जैसे तैसे मुद्दे को किसी और जगह से भटकाकर स्थिति को अपने कंट्रोल में रखेंगे और पूरे बिहार की राजनीति को वही उलझुल बयान के इर्द गिर्द रखेंगे। लेकिन जब से प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं दोस्तों और सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भाजपाई नेताओं की धड़कनें बढ़ी पड़ी है और जवाब तो इनको देना पड़ेगा, क्योंकि बार बार हर जगह यही बात उनको सुनने को मिल रही है। अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष की अच्छी भूमिका निभा रहे हैं प्रशांत किशोर, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और प्रशांत किशोर को मिलकर बीजेपी सरकार के नेताओं को एक्सपोज करना चाहिए। तो दोस्तों लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुस्लिम समाज के लोगों के सबसे लोकप्रिय नेता कहे जाने वाले आजम खान की रिहाई को लेकर जबरदस्त तरीके का नजारा देखने को मिला। दोस्तों आपको बता दें कि आजम खान की रिहाई के मद्देनजर उनके परिवार के सदस्य सीतापुर में मौजूद रहे। इस दौरान जेल के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखने को मिला दोस्तों, और उत्साह इतना ज्यादा था दोस्तों कि प्रशासन के लोगों को शहर में 144 धारा लगानी पड़ी और जेल के आसपास भीड़ जुटाने की पूरी तरीके से मनाही की गई। दोस्तों नवरात्रि की भीड़ के बीच जेल रोड पर समर्थकों के जमावड़े से जाम की स्थिति बन गई और कम से कम 150 के आसपास गाड़ियों का काफिला उनको लेकर रामपुर की ओर रवाना हुआ दोस्तों। यानी समर्थकों को कितनी भी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन 150 गाड़ियों में भर भर कर समर्थक आए थे और आजम खान के समर्थन में भारी संख्या में हुजूम देखने को मिल रहा था। दोस्तों आजम खान को 72 मामलों में जमानत मिली, तब जाकर आखिरकार उनको जेल से बाहर आने का मौका मिला है। इससे पता चलता है कि उनके ऊपर छोटे से छोटे बड़े से बड़े मुकदमे किए गए ताकि उनको जेल में रखा जा सके, लेकिन ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रख सके और जमानत आखिरकार मिल गई। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अब उनके वापसी के बाद एक बात कही जा सकती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है और कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक विशाल परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त 558 मदरसों के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर लखनऊ स्थित आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की जा रही जांच पर रोक लगा दी। दोस्तों न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और शिकायतकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया। दोस्तों मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2025 को होगी। मोहम्मद तलहा अंसारी नामक एक व्यक्ति ने इन मदरसों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी दोस्तों, जिस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आर्थिक अपराध शाखा के महानिदेशक को पत्र भेजकर जांच करने का निर्देश दिया था, लेकिन कोर्ट ने आखिरकार इस पर रोक लगा दी है। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड के अंदर भी पेपर लीक को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक के खिलाफ पूरे प्रदेश भर के अंदर विरोध जारी है। दोस्तों इससे पहले छात्रों के कई सारे वीडियो वायरल हुए थे जहां पर छात्र रात बिताने के लिए मजबूर हैं सड़कों पर और विरोध करने के लिए उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, तो पुलिस के लाठी डंडे भी खाने पड़ रहे हैं। लेकिन ये एकदम तय किया गया है कि छात्र अपनी लड़ाई को लगातार जारी रखेंगे। भाजपा शासित राज्यों के अंदर इस तरीके से पेपर लीक के एक दो नहीं दोस्तों कई सारे मामले सामने आते हैं और भाजपा शासित राज्यों के पास इसका कोई उपाय दिखाई नहीं देता। इससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके तहत करोड़ों रुपए कई सारे लोग कमा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये ऐसा घपलेबाजी है जिसे लेकर जरूर जांच पड़ताल की जानी चाहिए और बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम जब पूरे मामले की सही से जांच करेगी तो इसमें बड़े से बड़े लोग पकड़े जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि पेपर लीक किसी एक राज्य में हो जाता, गलती से हो जाता, तो लोग मानते कि ठीक है गलती से हो गया है, लेकिन हर जगह एक ही तरीके से पेपर लीक हो रहा है तो जरूर करने वाला एक बहुत बड़ा माफिया ग्रुप है दोस्तों जो हर राज्य के अंदर काम कर रहा है। भाजपा शासित राज्यों के अंदर अमूमन इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। तो दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर बिहार के बक्सर में पूर्व मंत्री दद्दन यादव ने सदर विधायक संजय तिवारी और सांसद सुधाकर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों एक जनसभा में दिए भाषण का वीडियो वायरल हुआ है। दद्दन यादव ने सदर के विधायक संजय तिवारी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब उन्हें बदलना चाहती है। उन्होंने विधायक के गाँव को रावण के मामा मारीच का गाँव बताया दोस्तों और उनका कहना है कि विधायक को अपने इलाके की समस्या की जानकारी तक नहीं है। सुधाकर सिंह पर हमला बोलते हुए दद्दन यादव का कहना है कि उन्हें अपनी ताकत और जिम्मेदारी का अंदाजा नहीं है। सांसद खुद कहते हैं कि रामगढ़ का दरोगा उन्हें जेब में लेकर चलता है। कुल मिलाकर दोस्तों अब ये एनडीए गठबंधन वाले नेताओं में ही आपस में इस तरीके के बवाल देखने को मिल रहे हैं। तो इस पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता आजम खान 23 महीने के बाद जेल से बाहर आए दोस्तों। ऐसे में जेल से बाहर आने के बाद उन्हें रिहाई मिली तो लेने के लिए उनको भारी संख्या में लोग गए दोस्तों। ऐसे में खबर सामने आई है कि एक केस में 6,000 रुपए का जुर्माना नहीं भरने के कारण 10 बजे कोर्ट खुलने पर यह रकम जमा की गई। इसके बाद 12:30 बजे के आसपास उनको रिहा किया गया। ऐसे में दोस्तों आजम खान काला चश्मा, काली सदरी पहने और कुर्ता पहने, सफेद कुर्ता पहने बाहर आए दोस्तों और कार में बैठकर जेल से निकल गए। हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन उन्होंने किया। उन्हें लेने के लिए मुरादाबाद के सांसद रुचि वीरा और 400 से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचे थे। पुलिस ने 73 कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का चालान भी काटा है दोस्तों। ये सब नो पार्किंग जोन में खड़ी थी, इस तरीके के दावे किए गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि फर्जी मुकदमे करने वाले सबको सबक सिखाएंगे, यानी आजम खान के ऊपर जितने भी फर्जी मुकदमे दायर किए गए हैं और जिन्होंने दायर किए हैं उन सबको सबक सिखाया जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद सबका हिसाब किताब होगा और खुलकर अखिलेश यादव बोलते हैं दोस्तों। इससे एक बात स्पष्ट है कि अखिलेश यादव को पता है कि कैसे पार्टी के कार्यकर्ता को परेशान किया जा रहा है, वरिष्ठ नेता को परेशान किया जा रहा है, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक परेशानी को झेलेंगे नहीं। परिवर्तन आने के बाद जरूर उन सभी लोगों से बदला लिया जाएगा। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कुछ एक अधिकारी थे जो अपना चेहरा चमकाने के लिए योगी सरकार के सामने होशियार बनने के लिए इस तरीके की कार्रवाई करवा रहे थे और कई सारे ऐसे मुकदमे हैं दोस्तों जिसको सुनकर लोगों को हंसी आती है, जिससे पता चलता है कि मुकदमे ऐसे फर्जी तरीके से बनाए गए हैं दोस्तों जिसमें थोड़ा बहुत भी विचार भी नहीं किया गया। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर। और चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने चुनावी रणनीति तेज कर दी है दोस्तों। इसी कड़ी में महागठबंधन चुनाव समन्वय समिति की उप समिति की एक बैठक बुलाई गई दोस्तों। बीते दिन कांग्रेस पार्टी के सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले इंडिया गठबंधन की पार्टियों का एक जमावड़ा देखने को मिला दोस्तों। तेजस्वी यादव इस जमावड़े को लीड कर रहे थे। बैठक में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राज्यसभा के सांसद संजय यादव, कम्युनिस्ट पार्टी के कुणाल मौजूद थे, कांग्रेस की ओर से कृष्णा अलावरू और कांग्रेस विधान मंडल के नेता शकीर अहमद खान और विकासशील इंसान पार्टी से नूरुल हुदा समेत उप समिति के अन्य सदस्य भी बैठक के लिए पहुंचे थे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम महागठबंधन की बैठक में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने कहा कि ईबीसी को लेकर चर्चा की गई है। हम लोग ईबीसी समाज को भारी संख्या में अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए पार्टी के कई सारे सम्मेलन किए दोस्तों ईबीसी समाज को लेकर। पार्टी को पता है कि अगर नीतीश कुमार को वोट करने वाला ईबीसी समाज इंडिया अलायंस के साथ में आता है तो एक तरफा सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर
अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह बनने वाली मस्जिद का नक्शा खारिज कर दिया गया। दोस्तों ये मस्जिद राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर बनाई जा रही है, जो सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में प्रस्तावित है। अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी ADA ने मस्जिद के लेआउट प्लान को खारिज कर दिया। दोस्तों कई सरकारी विभाग की ओर से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC जारी नहीं किया गया है। इसी को लेकर आधार बनाते हुए ये कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर दोस्तों राम मंदिर के उद्घाटन के बाद उम्मीद कर रहे थे लोग कि जल्द मस्जिद बनकर तैयार होगी, लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवधान डालने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, यानी रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक जरूर ऐसी मानसिकता है जिस पर जांच होनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के फैसले को लेकर जो मुस्लिम समाज के लोगों के लिए एक फैसला अच्छा आया था दोस्तों, वो मस्जिद के लिए जमीन दी गई थी, लेकिन वहां पर भी मस्जिद बनने के लिए जो प्लान तैयार किया गया उस प्लान को ही खारिज कर दिया गया प्रशासन के द्वारा। अगर आप भी मानते हैं कि ये काफी गंभीर मामला है, इस पर जरूर जोर शोर से सवाल खड़ा करना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व CM M करुणानिधि की मूर्ति लगाने की योजना पर तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दोस्तों कोर्ट ने कहा कि जनता के हक का पैसा, जनता के पैसे का इस्तेमाल नेता अपना महिमा मंडन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जनता का पैसा होता है, उसे बिल्कुल भी इन चीजों में खर्च नहीं किया जाना चाहिए। अब देखते हैं तमिलनाडु की सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। दोस्तों जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर